क्या आपने कभी अपने थिंकिंग के बारे में सोचा है कि आपकी सोच कैसे काम करती है? कैसे हमें हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आती हैं? हम किसी कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या फिर कोई रेड होता है, ब्लू होता है, येलो कलर। अगर हम स्पेसिफिक किसी कलर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो उसके पीछे का हमारा रीजन क्या है? किस तरीके से हमारा माइंड काम कर रहा है? या फिर आपने कभी ऐसे इंसान को देखा हो जिसके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ हो कि वो किसी दिन को नहीं याद कर पा रहा है, अपने फैमिली मेंबर को नहीं पहचान पा रहा है? इससे बुरी और कभी निराशाजनक सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। और अगर इसके पीछे का रीजन देखें, जैसे मैंने अपनी पिछले वीडियोस में भी बताया है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन होता है, तो यहां पर भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही ब्रेन में कई सारी समस्याएं स्टार्ट होती हैं, जिसको हम लोग न्यूरो डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसके अंदर आपका डिमेंशिया आता है, अल्जाइमर डिमेंशिया जिसे कहते हैं, पार्किंसंस जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। आपके ब्रेन में ना कई सारे सेल्स बनते हैं और वो सेल्स अगर एक बार डैमेज हो गए तो पूरी लाइफ में आपका सेल कभी नहीं बनेगा। इसी वजह से आपने देखा होगा किसी को अगर ब्रेन में थोड़ी सी चोट लगती है तो उसका तुरंत इंपैक्ट पड़ता है उसके थिंकिंग पे, उसके बिहेवियर पे, उसके एटीट्यूड पे। इस तरीके से उसका इंपैक्ट होने लग जाता है कि उसकी सही से थिंकिंग नहीं काम कर पाती, वो अपनी मेमोरीज को नहीं याद कर पाता, कई सारी समस्याएं स्टार्ट हो जाती है। तो इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में समझेंगे कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे होती है, अगर कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमें हो गया तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उस प्रॉब्लम को हम सही कर पाए। एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस वीडियो। रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही एक बहुत बड़ा रीजन होता है हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस को डाउन करने के लिए। और जब सेल्स डैमेज होना स्टार्ट होते हैं तो उस समय हमारा डीएनए भी डैमेज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज होता है और ब्रेन के अंदर के कई सारे सेल्स डैमेज होते हैं। यही रीजन होता है कि धीरे धीरे हमारी एज के साथ ब्रेन की परफॉर्मेंस, ब्रेन की प्रोडक्टिविटी खत्म होती जाती है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत एजेड हो जाते हैं, यानी कि 50 60 साल बाद उनकी ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता, वो चीजों को भूलने लग जाते हैं। इसीलिए भूलने लग जाते हैं कि आपके ब्रेन के अंदर से जो एक बार सेल्स डैमेज हो जाता है उसका दोबारा कभी रीबर्थ नहीं होता है। और इसीलिए हमारे लाइफ में भी पर डे हमारे ब्रेन के अंदर से सेल्स डैमेज हो रहे हैं, लेकिन जब तक हमें पता चलता है कि हमारे सेल्स डैमेज हो रहे हैं और उस समय तक एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो चुका रहता है, जस्ट लाइक कि अल्जाइमर डिमेंशिया या पार्किंसन जैसे हमें बीमारी हो चुकी रहती है। और उस समय जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने, तो डॉक्टर इसीलिए बोलता है कि इसका लाइफ टाइम आपको दवा चलेगा, आपकी ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय तक हमारे ब्रेन के अंदर 80% से ज्यादा सेल्स डैमेज हो चुके हैं, सिर्फ 20% पे आपके काम कर रहे हैं। इसी वजह से डॉक्टर ये सब कहते हैं कि आपकी ब्रेन कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसीलिए अब हम एक एक करके उस सारे प्रॉब्लम्स को समझेंगे जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूं। अब हम पहली प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसका नाम है अल्जाइमर डिमेंशिया। इसमें होता क्या है कि जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसको ये पता नहीं होता कि आज का दिन कौन सा है, आज की डेट कौन सी है। इनफैक्ट इसके अलावा भी उसके फैमिली मेंबर को भी नहीं पहचान पाता कि उसके फैमिली मेंबर में कौन कौन है। इसके साथ ही इससे बुरी और इससे निराशाजनक सिचुएशन नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है लॉन्ग लाइफ से अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है। जितने साल भी जिए उसको एक क्वालिटी के तरीके से स्पेंड करना सीखें। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अप्रैल 1997 के मैगजीन में यह बताया गया कि जो पेशेंट विटामिन ई 2000 IU का लेता है उसमें अल्जाइमर डिमेंशिया को कम करने की जो कैपेसिटी होती है 2 to 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाती है उसके कंपैरिजन में जो कुछ नहीं ले रहा है। इसके साथ ही जो पेशेंट विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम, र्यूटीन इस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स अपने बॉडी में लेते हैं, उसमें अल्जाइमर डिमेंशिया को कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड पार्किंसन। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, जो हम पार्किंसन की बात करें, तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं, आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकी रहेगी, आप बहुत धीरे धीरे किसी भी काम को करेंगे, इसके साथ आपके हाथ और आपके पैर में एक शिवरिंग टाइप की चीजें होने लग जाएंगी। इट मींस कि थोड़ा सा आपका हाथ पैर कांपने लग जाएगा। और इसके पीछे रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि फ्री रेडिकल्स की वजह से ऐसी समस्या आपके बॉडी में स्टार्ट होती है। और अगर आपने इसको बचाने के लिए अपने बॉडी में विटामिन सी और विटामिन ई को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तब आप पार्किंसन के डेवलपमेंट को अपने बॉडी में कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि फ्री रेडिकल्स का अटैक हमारे सेल्स पे होता है, जिसकी वजह से सबस्टेंशिया पार्ट वाला सेल 80% डैमेज हो जाता है। इसी वजह से हमारे लाइफ में पार्किंसन जैसी सिचुएशन स्टार्ट होती है। इससे बचने के लिए आपको अपनी लाइफ में कुछ एंटीऑक्सीडेंट लेने होंगे, जिसको हम बोलते हैं ग्लूटाथियोन या फिर N-एसिटाइल L-सिस्टीन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर अपने बॉडी में इसका क्वांटिटी बढ़ाया
तब जाके आप अपने बॉडी में पार्किंसन के डेवलपमेंट को बहुत हद तक रोक सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये प्रॉब्लम फीमेल्स को डबल होती है इनफैक्ट मेल के कंपैरिजन में। बताया जाता है कि जिस तरीके से डिमेंशिया या फिर पार्किंसन में सेल्स डैमेज होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, बट अगर हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें तो इसमें सेल्स नहीं डैमेज होता है। इसमें मिलाइन शीथ होता है आपके ब्रेन के नर्व्स के चारों ओर, उसको ब्रेक होने से ये वाली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिमाइलिनेशन। 1992 में डॉक्टर एसएम लेवाइन बताते हैं कि जो हमारा मिलाइन शीथ ब्रेक होता है इसके पीछे का रीजन हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स होता है, जिसकी वजह से मिलाइन शीथ हमारा ब्रेक हो जाता है। डिमेंशिया और पार्किंसन में सेल्स डैमेज होता है जो एक बार फिर से रिकवर नहीं हो सकता, जैसे मैंने पहले बताया था। बट अगर हम मिलाइन शीथ की बात करें जो कि ब्रेक होता है हमारी बॉडी के खुद की एंटीबॉडी जो होती है उसकी वजह से हमारा ब्रेक हो जाता है, लेकिन बॉडी के पास एक अद्भुत शक्ति होती है जिसको हम बोलते हैं मैश यूनिट, जिसके थ्रू बॉडी इसको खुद एक बार सही करने का प्रयास करती है। इसमें होता क्या है कि अगर एक बार आपका मिलाइन शीथ टूट गया, जिसको हम लोग डिमाइलिनेशन बोले थे, उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपका जो बॉडी है और ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो ब्रेक हो जाता है। आपकी बॉडी अलग परफॉर्म करेगी, आपका ब्रेन अलग परफॉर्म करेगा, दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की। इसमें क्या होता है, एक एपिथेलियल सेल होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि एक मोटी थिक लेयर होती है जो हमारे आर्टरीज में पूरे ब्रेन में फैली रहती है। इसका काम क्या होता है, जब भी हम अपने बॉडीज को कोई भी प्रोटीन देते हैं तो ये डिसाइड करता है कि वो प्रोटीन हमारे ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर वो ब्रेन के लिए हमारे इंपॉर्टेंट होता है देन वो उसको पास होने देता है। अगर हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो ये पहले डिसाइड करता है हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू है कि हमारे ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर हमारे ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट होता है देन इसको पास होने देता है, अगर नहीं है तो उसको पास नहीं होने देता है। समझिएगा कि हमारे भगवान ने यानी कि गॉड ने कितना ब्यूटीफुल एक सेफ्टी फीचर बनाया हुआ है हमारे ब्रेन के लिए कि कोई भी फालतू चीज हमारे ब्रेन में एंटर नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक डिमेंशिया कई सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जिसको हमने पीछे डिस्कस किया। रिसर्च राइबिन मेडिकल सेंटर के रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि इतने साल से इस पॉल्यूटेड एयर में रहते हुए हमारे ब्रेन के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बढ़ने की वजह से हमारे लाइफ में ये सारी समस्याएं स्टार्ट होती हैं जिसको हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर भी नहीं रोक पाता है। लेकिन इसको हम रोक कैसे पाते हैं, जब हम अपने बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर पाएंगे। कैसे कम कर पाएंगे, जब हम अपने बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ा देंगे। और कौन से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जो उस एपिथेलियल टिश्यू को क्रॉस करके हमारे ब्रेन तक पहुंच सकता है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। अब हम उन सारे एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करेंगे जिससे हम अपने ब्रेन को सेफ रख सकते हैं। नंबर 1 है विटामिन ई। विटामिन ई हमारा कोलेस्ट्रॉल और हमारे लिपिड में डिसॉल्वेबल होता है और इसके अंदर एक फीचर भी होता है जो कि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर सकता है और इसी वजह से इसको एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है जिससे हम अपने ब्रेन को सेफ रख सकते हैं। दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे ब्रेन के चारों तरफ एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो कि प्लाज्मा के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा होता है। तो इसीलिए अगर हमने विटामिन सी का इनटेक बढ़ाया अपने बॉडी में तब हम जाके अपने ब्रेन को सेफ रख सकते हैं। एंड डॉक्टर ये भी सजेस्ट करते हैं कि जिस इंसान की एज 65 साल से ऊपर है, अगर हमने उसको विटामिन सी दिया तो उसके ऊपर से डिमेंशिया का खतरा कम हो जाता है। और इसके अलावा विटामिन सी में एक एबिलिटी भी होती है कि वो विटामिन ई एंड ग्लूटाथियोन का प्रोडक्शन खुद कर सकता है। तीसरा है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, लेकिन अगर हम इसको बाहर से एक एज ए न्यूट्रिएंट लेंगे तो हमारा बॉडी का जो ब्रेन का ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको कभी क्रॉस नहीं करने देगा। इसी वजह से हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी बॉडी इसको खुद किसी तरीके से बनाने का प्रयास करे। बनाएगा कैसे, जैसे हमने पीछे बात किया विटामिन सी से, एन एसिटाइल एल सिस्टीन की वजह से, सेलेनियम से। अगर हम इस तरीके के मिनरल विटामिन अपने बॉडी में बढ़ाएंगे तब जाके ग्लूटाथियोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा हमारे बॉडी में, जिससे हम अपने बॉडी के ब्रेन को सेफ रख सकते हैं। लास्ट, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट यानी कि जो अंगूर के बीज का अर्क होता है, अगर हमने उसको अपने बॉडी में बढ़ाया तो वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजर होता है जो कि हमारे बॉडी को ऑप्टिमाइज कर सकता है, यानी कि बॉडी के अकॉर्डिंग खुद को ढाल सकता है। ये भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत सेफ होता है। दिस इज ऑल अबाउट ब्रेन रिलेटेड इशू। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप यहां तक इस वीडियो में रुके हुए तो इट मींस कि आपको नॉलेजेबल कंटेंट पसंद है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।